हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग संविधान का भाग 9 देखेंगे। ठीक है, भाग 9 में क्या है आपका पंचायतें, और भाग 9A ये अलग से भाग है, इसमें नगर पालिकाएं हैं। देखिए, पंचायतें और नगर पालिकाएं दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों को एक साथ कंबाइंड करके मत कोई समझ लेना। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग अनुच्छेद हैं, अलग अलग भाग में प्रावधान है, अलग अलग तरीके से इनका गठन होता है। हाँ, आज के टॉपिक में हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पंचायती राज देख लेते हैं। एक्चुअली देखो, पंचायती राज भारत में कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, ये पूरी एक स्थिति बताता हूँ। देखो, गांधी जी थे। गांधी जी का मानना था कि भारत है जो गांवों में बसता है, तो गांवों को स्वशासन की इकाइयां बनाना चाहिए। अगर भारत को स्वशासन की इकाई बनना है खुद से, क्योंकि स्वशासन की मांग हो रही थी स्वराज की, तो गांवों को क्या करना चाहिए, स्वशासन की इकाइयां बनाना चाहिए। दो चीजों के गांधी जी बहुत ज्यादा पक्षधर थे, एक गांवों के, दूसरे थे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग होता है जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, 4-5 लोग मिलकर लगा लेते हैं। जैसे अचार बनाने का उद्योग लगा लिया, पापड़ बनाने का उद्योग लगा लिया, इस प्रकार से। तो गांधी जी चाहते थे कि एक तो भारी उद्योग इंडिया में ना आए, भारी उद्योग और मशीनरी, इसके एक खिलाफ थे। ठीक है, ये छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे, और ग्रामीण जो स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयां होती हैं उनके बहुत ज्यादा पक्षधर थे। अब चूंकि गांधी जी से इतना इन्फ्लुएंस्ड वहां की उस टाइम की संविधान सभा पूरी थी, सम्मान करते थे, तो उनकी चीजों को तो यहाँ पे उनको शामिल करना ही था। इसलिए अनुच्छेद 40 शामिल किया गया डीपीएसपी में। इसमें क्या बोला कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह गांवों को स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयां बनाने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 भी कुटीर उद्योगों से संबंधित है, ये भी शामिल किया गया। तो मेनली जो पंचायत वाला चीज है वो मेन इन्फ्लुएंस है गांधी जी से। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में पंचायतें बहुत ऐतिहासिक काल से रही है, प्राचीन काल से एकदम पंचायतों का रहा है। तो वो देख लेते हैं ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले चोल काल का देखते हैं कि चोल काल में स्थानीय गांव जो होते थे, स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयां होती थी, एकदम स्वायत्त रहते थे गांव। अलग अलग प्रकार की सभाएं होती थी उनका, जैसे एन बारियम, पौन बारियम, बारियम बोला जाता था इन सभा को, एन बारियम, पौन बारियम, संवत्सर बारियम, पनीटा बारियम, सबको अलग अलग काम दिए गए थे। 2 टाइप की मेनली सभा होती थी, एक और ये दूसरी होती थी सभा। हिस्ट्री का मेन पार्ट है, इस पर मैंने एक मेंस का मॉडल आंसर डाला हुआ है, बहुत डिटेल में बताया पूरा चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन की जितनी विशेषताएं, जो जो चीजें हो सकती हैं, वो ऐसे बताया कि यूपीएससी का भी क्वेश्चन लिख के आ जाओगे ना तो भी दिक्कत नहीं होगी, उससे बेस्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, और जो होती थी वो ब्राह्मणों की सभा होती थी, और ये होती थी गांव के सभी लोगों की। एक लॉटरी पद्धति से सभाओं का चुनाव होता था इनके सदस्यों का, जिसको कुड़बोले बोला जाता था। उसमें क्या है, कुछ योग्यताएं थी कि 35 से 70 वर्ष की उम्र हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, इतने बीघा खेत हो, खुद का मकान हो, ये सब। जो एक बार चुन के आ जाए, फिर 3 साल का बीच में कूलिंग पीरियड होता है, तभी दोबारा चुना जाएगा। जो संवत्सर बारियम होती थी, ये सबसे विद्वानों की समिति होती थी, ये बाकी कमेटियों पे भी नियंत्रण रखती थी। तो इस प्रकार से काम क्या होते थे, तालाबों का, कृषि भूमि का, मंदिरों का, इसके बाद बगीचों का, इनकी देखभाल करना। चीनी के लिए अलग समिति थी, सोने के लिए अलग समिति थी। तो इस प्रकार से भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासन था ना, बहुत पहले से भी था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति थे लॉर्ड मेयो, इन्होंने एक प्रस्ताव, वित्तीय विकेंद्रीकरण का एक प्रस्ताव लेके आए थे 1870 में। ठीक है, 1870 में लॉर्ड मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण का एक प्रस्ताव लेके आए थे। लॉर्ड मेयो बहुत ज्यादा फेमस है 2 कामों के लिए। एक तो पहली जो जनगणना हुई थी, ये पूर्ण जनगणना नहीं थी, आंशिक थी, लेकिन 1872 में हुई थी, इसके लिए बहुत फेमस है। जो पहली पूर्ण जनगणना थी वो 1881 से शुरू हुई थी, रिपन के कार्यकाल से। ठीक है, तो एक तो जनगणना, दूसरा लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का पहला प्रस्ताव यही लेके आए थे। वित्तीय सब वित्त ही है, पैसा अलग अलग बॉडीज को बांट दो, वो वैसे ही काम कराएगी, तो सरकारें बट गई, तो मेन तो वित्त है। तो ये लेके आए। फिर 1982 में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन का एक प्रस्ताव आया स्थानीय विकेंद्रीकरण का, और इसके द्वारा क्या हुआ, स्थानीय विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन कब से शुरू हुआ, 1907 में एक रॉयल आयोग बना, इसने सिफारिशें दी। इसी के सिफारिशों के आधार पर ग्राम पंचायत इनको कहा जाने लगा, या इनका गठन हुआ अलग अलग ग्राम पंचायतों का।
25 में क्या हुआ, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन बिल लाया गया। देखो जब किसी चीज के बारे में बिल आ जाए, वो ये पारित हो जाए तो एक्ट बन जाता है। एक्ट बन गया, फिर ये क्या हो गया, आपका कानून में लिख गया। अब आप इससे भाग नहीं सकते हो। और जब तक चीजें ऐसी चल रही है, कार्यकारी आदेश से चल रही, तो उसमें क्या होगा, करो या ना करो। कुछ राज्यों ने कर लिया, कुछ ने नहीं किया। ऐसे ही इसका होता था कि भारत में जो आपकी पंचायतें, जो मैंने बताया, अगर स्वतंत्रता के बाद भी देखो तो 1959 में नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने पहली पंचायत की शुरुआत कर दी थी, यहाँ पे उद्घाटन किया था। और बनते बनते, कानून बनते बनते कब हो गया, 1992। लागू कब हुआ, 1993 में। ठीक है, इतना समय लगा क्योंकि ये कुछ राज्य लागू कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ अपने तरीके से, कुछ बात ही नहीं मान रहे थे। तो इस तरीके से जब कानून बन जाता है, फिर आप भाग नहीं सकते हो। अगर संविधान में शामिल कर दिया, फिर तो आपकी प्राइम जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये सेम चीज है। अब आते हैं स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ। 1957 में एक समिति बनाई गई। समिति का नाम सबको पता होगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता थे, इनको बोला गया, तो इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी। तो आज की डेट में जो ढांचा है, मेनली इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर चल रहा है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की थी। अब थोड़ा समितियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सारी समितियों के बारे में बताएंगे अभी आगे चल के। अभी इतना जान लो, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ, राजस्थान के नागौर से, बता चुका हूं। फिर 73वां संविधान संशोधन एक्ट आया 1992। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल से लागू हुआ, इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को एक काम और हुआ था। ये एक बहुत ही महान व्यक्ति, जो स्वतंत्रता के बाद भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बहुत बड़े साम्यवादी भी थे, और स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसके बाद केंद्र में भी सरकार बदल गई थी। ऐसे व्यक्ति का भी जन्म हुआ था। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कौन थे वो व्यक्ति। 24 अप्रैल को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 40वां अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन का सबको पता है। 40 अनुच्छेद में क्या है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयां गांवों को बनाया जाए, इसकी बात है। पंचायती राज से संबंधित अब समितियां देख लेते हैं सारी कौन कौन सी। तो पहली समिति बनी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। हुआ क्या था आपका कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। ये उस हिसाब से, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड था, उतना सफल नहीं हुआ। एक्सटेंशन स्कीम्स चलाई गई कुछ, वो भी सफल नहीं हुई। तो फिर योजना आयोग था, यही मुख्य होता था। एक टाइम पे योजना आयोग इतना पावरफुल होता था, जब तक मोदी जी ने इसको खत्म नहीं किया था। ये समझो सारे मंत्रालय एक तरफ, योजना आयोग एक तरफ, इतना ये इसका कोई मंत्री नहीं, लेकिन रैंक होती थी इसकी कैबिनेट मंत्री की, जो इसका उपाध्यक्ष रहता था। कैबिनेट रैंक रहती थी, लेकिन कोई मंत्रालय नहीं रहता था। लेकिन सारे मंत्रालयों के लिए योजना बनाना, बजट का प्रावधान करना, क्योंकि इनको ये भी हक था कि किस मंत्रालय को क्या बजट मिले, ये भी ये लोग करते थे। आज की डेट में नीति आयोग है, ये केवल सलाहकारी निकाय रह गया, परामर्श देता है। ये बजट का निर्धारण अब मंत्रालय खुद करते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल खुद करता है। पहले योजना आयोग ही कर देता था। तो योजना आयोग ने क्या किया, एक बलवंत राय मेहता समिति बनाई 1957। इसने सिफारिश की कि पंचायतें त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ग्राम पंचायत, दूसरे ब्लॉक लेवल पे खंड पंचायत, या जिसको पंचायत समिति बोलते हैं, या क्षेत्र समिति भी बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत समिति, और जिला लेवल पे जिला परिषद। पंचायत समिति को इन्होंने क्या बोला, कार्यकारी निकाय होनी चाहिए। पंचायत समिति मतलब खंड स्तर पे। जो बीडीओ होता है, आपने देखा होगा, आज भी ग्रामीण विकास के लिए जो फंड होता है, बीडीओ मुख्य अधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ से प्रधानों को फंड जाता है, सारे काम आपके ब्लॉक से होते हैं। तो पंचायत समिति को इन्होंने क्या बोला, कार्यकारी निकाय बनाया जाए। जिला परिषद को सलाहकारी, सलाह दे, समन्वयकारी, सारे जितने भी बीडीओ हैं ब्लॉक और जितनी भी पंचायतें हैं, उनमें एक समन्वय बना रहे, नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक। और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। पर्यवेक्षण मतलब देख परेख करना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नियमों के आधार पर चीजें चलने, भ्रष्टाचार तो, ये पर्यवेक्षण बहुत जरूरी है। पर्यवेक्षण वही करता है जो आपके ऊपर बैठा हो, तो ये निकाय होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सिफारिश की। ये कल के उसमें आया था, यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसमें यही आया था कि जो अशोक मेहता समिति है उसने क्या सिफारिश की, आगे आएंगे उस पर। अशोक मेहता समिति थी, 1977 में इसका गठन हुआ, 78 में रिपोर्ट। क्या हुआ था 77 में, देखो इमरजेंसी लगी 1975 में, 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई,
नई सरकार, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई। ये जब सरकार आई आपकी, तो इसने एक कमेटी बना दी, अशोक मेहता कमेटी। इसको बोला आप पंचायती राज पर रिपोर्ट दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था पंचायती राज का। हर सरकार चाहती थी इस पर काम करना, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्टें दी, 132 सिफारिशें दी, एकदम थोड़ी इनसे एकदम डिफरेंट दे दी इन्होंने रिपोर्ट। इन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय नहीं, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला ग्राम पंचायत को खत्म कर दो, ब्लॉक प्लस जिला स्तर पर पंचायत होनी चाहिए। जो जिला स्तर की पंचायत होनी चाहिए वो फर्स्ट लेवल का पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, क्योंकि राज्य के बाद कौन सा है, जिला ही आता है। तो पर्यवेक्षण, यही कल के यूपीपीसीएस में आया था क्वेश्चन कि अशोक मेहता कमेटी ने ब्लॉक लेवल पे जो राज्य के बाद पर्यवेक्षण निकाय के रूप में किसकी वो की थी सिफारिश, तो उसमें जिला भी था, ब्लॉक भी था, ठीक है। तो इन्होंने 2 स्तर पे बोला, जिला परिषद और मंडल पंचायत। मंडल पंचायत वही ब्लॉक स्तर पे, मंडल पंचायत 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पे बोला था। जनसंख्या के आधार पर इन्होंने बोला था कि SC ST हेतु सीटों का आरक्षण भी हो। तो देखो, आरक्षण की सर्वप्रथम बात अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने की, क्योंकि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, जो लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपका ग्राम और ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पंचायतें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए इसको बहुत डिटेल में कराया है, कम से कम हो सकता है 3-4 और ज़्यादा भी क्वेश्चन इससे आए, ठीक। पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो, ये भी इन्होंने बोला। फिर अगली कमेटी बनी GBK राव समिति। इसका गठन कब हुआ, 1985 में, और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसने जो मुख्य, देखो हर समिति का हमें वो देखना है कि मुख्य रिपोर्ट इनकी क्या थी, मुख्य क्या बोला जो काम का था। तो उन्होंने एक जो काम की चीज़ बोली थी, बोला जिला विकास आयुक्त के पद का एक सृजन किया जाए, है ना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, इसका किया जाए सृजन। तो अब CDO होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी जगह ये करता है मुख्य काम। अब आते हैं LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी का नाम लोगों ने, अभिषेक मनु सिंघवी का नाम सुना होगा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा में भी जा चुके हैं, ठीक है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के आज की डेट में जितने भी केसेस आते हैं, मैक्सिमम केसेस में या विपक्षों के यही रहते हैं। जो राहुल गांधी का भी केस गुजरात में चल रहा है, मानहानि वाला, जिसमें इनकी सदस्यता रद्द है, यही उसको फाइट कर रहे हैं। इन्हीं के पिताजी थे LM सिंघवी। यहाँ से समझ सकते हो कि जितने भी आपको वकील मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके लड़के भी वकील मिलेंगे, और वो वकील राजनेता मिलेंगे आपको, बच्चे। क्यों, इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। दिल्ली में बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, सारे पैसे हैं, हर सुविधाएं हैं, हर प्रकार का गाइडेंस है, तो इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। इनके बच्चे जब कोई काम करते हैं तो उनको 40% भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो एक गांव का गरीब आदमी, आम आदमी स्ट्रगल करता है ना। गांव का आदमी क्या है ना, खाना, रहना, इन्हीं चीज़ों में उसकी मैक्सिमम स्ट्रगल चला जाता है। इसने ये बोल दिया, इसको ये करना है, कल वो करा, इसमें वो सोच के वो उसका टाइम खराब। प्लस खाने की जो पोषण का स्तर होता है उतना हाई नहीं रहता है, कि इनको लगता है कि थकावट आ गई, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बट बहुत सारी चीज़ें आपके जो खाते हो ना आप, ईटिंग हैबिट्स, इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इनके लिए बहुत आसान होता है। ये लोग एलीट क्लास के लोग हैं, ठीक है। इन लोगों के अब कंपेरिजन में अब लोग आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान थोड़ा सुलभ हो गया, हर जगह मिलने लगा है, घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। तो अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मेहनत करो अच्छे से, इस क्लास में खुद को लेके आओ, कि एक बार एक पीढ़ी जहाँ आ गई, IAS के बच्चे जो इतने भी यहाँ होंगे दिल्ली में, देखना उनको बहुत आसान होता है। केजरीवाल हैं, एक बार बने, उनकी बच्ची IIT चलेगी, अब धीमे धीमे देखना पता चलेगा UPSC भी निकाल ली, क्योंकि इनके लिए हर चीज़ बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, और सारी सुविधाएं मौजूद है, कोई संघर्ष नहीं है इनका। तो सेम आप लोगों को अब ये जगह बनानी है ना। तो LM सिंघवी समिति 1986 में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इन्होंने ऐसा बोला। तो पंचायती राज संस्थानों को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात LM सिंघवी ने ही की थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। अगली कमेटी बनेगी PK थुंगन कमेटी। PK थुंगन कमेटी, ये जस्ट इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा। तो इनके ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सिफारिशें तो दी थी, लेकिन मैक्सिमम सिफारिशें इनकी रिपीटेड थी, कुछ सिफारिशें अलग थी, वो सारी मिला के इनका जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें ले ली गई। गठन कब हुआ, 1988 में। एक्चुअली संसद की कुछ कमेटियां होती हैं, तो पंचायती राज पे एक कमेटी थी, उसकी उप सलाहकार कमेटी ये थी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी जाए, इन्होंने भी वो चीज़ बोल दी।
बोला उसका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, महिलाओं तथा SC ST दोनों के लिए आरक्षण होना चाहिए, और 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट है, इन्हीं की सिफारिशों पे है। अगला आ जाते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देख लेते हैं क्या था कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई। 3 स्तर पर होनी चाहिए, जो मैंने बताया, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। SC ST के लिए जनसंख्या जितनी उनकी जनसंख्या उसी के अनुपात में सीटों का आरक्षण, ये भी प्रावधान है। तीनों स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित है, ये भी प्रावधान है। अब आ जाते हैं राज्य वित्त आयोग की स्थापना, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु सुझाव देता है। तो एक राज्य का, देखो केंद्र पे एक वित्त आयोग होता है, अभी 15वां बना था NK सिंह की अध्यक्षता में। वैसे राज्य के लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था यहीं पे की गई 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये वित्त आयोग क्या कहता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति किस हिसाब से सुधारी जाए। राज्य का चुनाव आयोग, राज्य के चुनाव आयोग की स्थापना की व्यवस्था की है। ये भी क्वेश्चन UPPCS में आया था। जो आपका राज्य का चुनाव आयोग होता है वो कौन कौन से चुनाव देखता है, ध्यान रखना। राज्य चुनाव आयोग आपका पंचायतों का इलेक्शन और नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाओं में नगर निगम भी आ जाता है, इन सबके इलेक्शन ये देखता है। जो केंद्र स्तर पर होता है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ये किस किस का देखता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये तो देखते ही देखता है, प्लस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये 6 इलेक्शन यही देखता है आपका जो भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है। जिला नियोजन समिति, नियोजन मतलब प्लानिंग, इसी में है कि जिला लेवल पे प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए, उसकी स्थापना होनी चाहिए। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए। देखो एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है और 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों से संबंधित है। तो ये अनुसूची एक जोड़ी गई आपकी 11वीं। ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है आपका 29 विषय दिए गए। इतने ज्यादा विषय, सोचो नगर पालिकाएं उनको सिर्फ 18 विषय दिए गए, इनको 29 विषय दिए गए। तो इनके लिए काम करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे विषय दिए गए जिन पर राज्य कानून उधर बना सकता है, ये कानून तो नहीं बना सकते लेकिन इस पर पैसा खर्च कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये काम इनको सौंपा गया। पंचायतों के लिए प्रमुख विषय देख लो कौन कौन से, कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई मतलब चेक डैम वगैरह बनवाना, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, लघु उद्योग, लघु उद्योग में वही कुटीर उद्योग भी आ जाते हैं, खादी उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, सड़कें, विद्युतीकरण, विद्युतीकरण में ग्रामीण आ जाता है, ग्रामीण विद्युतीकरण, पुस्तकालय, बाजार, मेले, PDS, स्वास्थ्य। इसके अलावा भी है, टोटल 29 विषय दिए। अब सोचो इनके लिए काम करने का बहुत स्कोप है। ग्राम पंचायतें देख लेते हैं। ग्राम पंचायत क्या होती है, इसका प्रमुख कौन होता है, ग्राम प्रधान। सबको पता होगा, ये तो यूपी। देखो अलग अलग ये राज्य का विषय है। पंचायतों का निर्माण करना कैसे होगा, किस स्तर पे होगा, चुनाव प्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष होगा, ये राज्य का विधानमंडल इसके लिए कानून बनाता है। चुनाव कब होंगे ये आपका मंत्रिपरिषद, राज्य का जो CM और मंत्रिमंडल है वही डिसाइड कर देता है। इसमें किसी और का, केंद्र का कोई दखल नहीं होता है पंचायतों के मामले। ये ध्यान रखना, पंचायती राज किसका है, राज्य का विषय है। तो इसका प्रमुख ग्राम प्रधान होता है। इसका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है। ग्राम सभा में क्या आते हैं, वो सारे लोग आते हैं जो उस ग्राम के मतदाता हैं। तो ग्राम सभा मतलब सारे ग्राम के मतदाता, और ये मतदाता मिलकर किसका चुनाव करते हैं, ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत में केवल वही लोग होते हैं जो चुन के आते हैं। फिर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति बोलते हैं। इसमें कौन है, सभी प्रधान इसके सदस्य होते हैं। विधानसभा सदस्य, विधान परिषद मतलब MLA, MLC तथा जिला परिषद सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। तीसरे उस पर चलते हैं जिला पंचायत। सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सबको पता है जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होते हैं यूपी में। ठीक है। जैसा कि मैंने बोला अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है। कहीं पे तो 4 स्तरीय पंचायत भी है 1-2 जगह, और कहीं पे आपकी कितनी 2 स्तरीय भी है। ये आप लोगों को रिसर्च करके बताना कहाँ पे, जहाँ पे जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। ठीक है।
जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एमएलए, एमएलसी तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख भी इसके सदस्य होते हैं। जो क्षेत्रीय पंचायत होती है ब्लॉक स्तर पर, तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ऐसे ही जो ग्राम प्रधान होते हैं वो गांव के तो अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर सदस्य होते हैं ब्लॉक स्तर पर। पंचायतों से संबंधित सारे अनुच्छेद जान लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई हैं, क्योंकि 243 में ही पंचायतों के भी है और नगर पालिकाओं के, बस ABCD लग गया। 243A ग्राम सभा की बात करता है। 243B पंचायतों का संविधान की बात करता है। 243C पंचायतों का गठन और संरचना। 243D सीटों का आरक्षण। 243E, देखो D आता है आपका, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, G पूछा जाता है, I पूछा जाता है, O पूछा जाता है और H पूछा जाता है। ये ध्यान रखना, तो ये पूछे जाते हैं, इनको हाईलाइट कर लेना। सीटों का आरक्षण की बात कहाँ की गई? इसमें SC ST महिलाओं हेतु सीटों की आरक्षण की बात की गई 243D में। ई में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अगर किसी वजह से पंचायत का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, मृत्यु हो गई या अयोग्य घोषित हो गया, वो त्याग पत्र दे दिया, तो क्या होगा? 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। ये भी प्रावधान है। ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा बताते हैं लिखते रहा करो, ठीक है। अब 243G पंचायतों की, G मतलब G को J से ले लो, जॉब है ना, गुड जॉब करके आता ना, तो G मतलब जॉब। पंचायतों की शक्तियां, कार्य और विषय कहाँ दिए गए हैं? इसी में 243G में, कि पंचायतों की क्या क्या शक्तियां, क्या अधिकार हैं, क्या कार्य करेंगे। तो जो 29 विषय दिए गए वो यहीं पे दिए गए या 11वीं अनुसूची में दिए गए। 243H पंचायतों की करारोपण की शक्ति, मतलब पंचायतें किस किस चीज पे कर लगा सकती हैं, इसका बात है। 243I राज्य वित्त आयोग का गठन, जो मैंने बताया। और 243O चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव जो होते हैं पंचायतों के, न्यायालय एक लिमिट तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, तो ये रोक लगाएगी। 243K राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। अभी संविधान में लिख दिया गया, फिर तो न्यायालय कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि न्यायालय मुख्यतः अपनी शक्ति कहाँ से? संविधान से ही प्राप्त करते। 243K क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो 243A से लेके इसमें क्या है? चुनावों का नियंत्रण, निर्देशन तथा अधीक्षण, तीनों का कार्य करेगा कौन? आपका राज्य निर्वाचन आयोग। इसी में बात की गई 243K में। तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। 243A से 243O तक पंचायती राज संबंधी प्रावधान है, ठीक है। पंचायती राज संबंधी जो भी प्रावधान होते हैं वो 243A से 243O तक। आगे आते हैं नगर पालिका। पंचायतें वहां पर खत्म हो गई, अब नगर पालिका। नगर पालिका क्या होती है? नगर किसे बोलते हैं ये ध्यान रखो। नगर उसे बोला जाता है जहां की मिनिमम 5000 जनसंख्या हो, इसके बाद 75% जो जनसंख्या हो वो आपकी क्या है? गैर कृषि कार्यों में हो, कृषि कार्य ना करती हो, है? और जो घनत्व 400, मिनिमम 400 आपका जनसंख्या घनत्व, ये 3 शर्तें हैं, तो वो आपका क्या है? नगरीय उसकी परिभाषा में आ जाता है। अब इसका इतिहास देख लेते हैं, नगर पालिका का भारत में इतिहास। तो पहला ही जो पॉइंट है वहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, यूपी PCS में तो बहुत बार आया कि भारत का पहला नगर निगम क्या था? मद्रास। कब? 1687 से 88 में। किसने? अंग्रेजों ने स्थापित किया था। अंग्रेजों का बेस हुआ करता था सबसे पहला बेस मद्रास, तो उन्होंने ही यहाँ पे क्या? पहला नगर निगम स्थापित किया। 1726 में बम्बई और कलकत्ता में भी नगर निगम बने। 1870 में लॉर्ड मेयो ने, जो मैंने बताया, वित्तीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन पे एक प्रस्ताव पारित किया। तो असली माना जाता है कि स्थानीय स्वायत्त शासन की असली शुरुआत कब हुई? 1882 में, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का पिता। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो मैंने बताया 73वां पंचायतों से रिलेटेड था, 74वां क्या था आपका? नगर पालिकाओं से। 1992 के तहत शहरी स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। भाग 1 अलग से भाग जोड़ा गया, 9 तो था उसमें, 9A जोड़ा गया। 9A में अनुच्छेद क्या? 243P से लेके 243ZG तक जोड़े गए। और 243W वर्ग, वो जॉब था, गुड जॉब, और यहाँ पे क्या है? वर्ग 243W। यहाँ पे शक्तियां, विषय, कार्य 243W के तहत। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, वहां पे 11वीं जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें क्या? 18 विषय दिए गए। उनको विषय कितने थे? 29।
आगे आ जाते हैं। प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? नगर योजना, भूमि उपयोग, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सड़कें, पुल, कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन, निर्धनता उन्मूलन, जल प्रबंधन। ये तो मैंने 2 बता दी, सारे 18 विषय हैं, बहुत ब्रॉड इनके भी विषय हैं, बट गाँव को अलग ज़्यादा, ग्राम पंचायतों को और ज़्यादा विषय दिए गए। आगे आ जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के रूप। अब मैंने बता तो दिया कि शहरी स्थानीय निकाय आपके क्या होते हैं, कितनी जनसंख्या चाहिए होती है, लेकिन इनके कुछ रूप हैं। तो नगर पंचायत, नगर के साथ पंचायत जुड़ी है, दैट मीन्स गांव से नगर की पंचायत और नगर के बीच की क्षेत्र है। तो वैसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने की स्थिति में आ रहे हो, अभी पूर्णतः परिवर्तित नहीं हो, वहां गया नगर पंचायत। अगला है नगर पालिका परिषद, छोटे शहरी क्षेत्र। नगर निगम सबको पता है, बड़े शहरी क्षेत्र 1 लाख 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं? नगर निगम बन जाते हैं। महानगरीय क्षेत्र या मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो महानगर क्या? दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, महानगर, जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो, ठीक है, 10 लाख से ऊपर हो तो ये महानगरीय क्षेत्र हो जाते हैं। अन्य रूप है एक छावनी बोर्ड, कैंटन बोर्ड। कैंट देखा होगा आपने, हर बड़े शहर में एक कैंट जरूर होता है। तो क्या था कि अंग्रेजों का जो एक चीज वो लेके आए थे कि उनका था कि जो सैनिक हैं उनको आम जनता से दूर रखना चाहिए, तो अलग से इनकी एक छावनी बनाई जाती थी रहने के लिए, एक बस्ती। सैनिक हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया। अब जब बस्ती बनाई जाएगी तो वहां पे भी तो विकास कार्य चाहिए। कैसे होगा? विकास कार्य चाहिए, वहां पे भी सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी, क्योंकि छोटे मोटा तो एरिया नहीं, वो भी अच्छा खासा गांव से बड़ा होता है कि छावनी कई स्क्वायर किलोमीटर फैली होती है। तो इनके लिए क्या होता है, जो इनका कमांडिंग ऑफिसर होता है वो उसका अध्यक्ष होता है बोर्ड का, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, इसका चुनाव होता है, और इसके बाद ये मिलकर कार्य करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और फिर वहां पे विकास कार्य होता है। ऐसे एक पत्तन न्यास होता है, पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह है। जैसे आपका कांडला पे मैं गया हूं, जो कांडला बंदरगाह है आपका, मुंद्रा पोर्ट पे भी गया हूं मैं। इन 2 बंदरगाहों पे आप जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो इनकी जितने भी काम करने वाले होते हैं यहाँ पे, कर्मचारी होते हैं, उनकी एक बस्ती बसी होती है, प्लस अधिकारियों की बस्ती बसी होती है। बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्री लगी होती है पोर्ट के आसपास, जो सिर्फ निर्यात उन्मुखी होते हैं, सीधा करते हो निर्यात कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ी बस्ती बस जाती है। जैसे कांडला पोर्ट के बारे में अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये ग्रीन पोर्ट बन गया, 5 लाख वृक्ष लगाए गए हैं कांडला के आसपास। तो ये 5 लाख वृक्ष कौन लगाएंगे? लोग रहेंगे। तो इनको, अब लोग रहेंगे तो विकास कार्य होना चाहिए, चुनाव होगा, तो इनका पोर्ट ट्रस्ट होता है, पत्तन न्यास। ऐसे अधिसूचित क्षेत्र उसे बोला जाता है जो नगर बनने वाला हो, नगर बनने से पहले की स्थिति होती है कि उसको अधिसूचित कर दिया जाता है कि ये नगर अधिसूचित क्षेत्र है, तो इनकी भी समिति होती है। ये अन्य रूप हैं जो नगर के रूप हैं या शहरी रूप हैं। अब इनसे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट। 243 क्यू क्या बोलता है? नगर पालिकाओं का गठन की बात करता है। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना क्या होगी, कैसे बनेंगे, कौन प्रमुख होगा, कौन वो होगा, ये सारी चीजें। 243 टी, वहां पे क्या था? डी। 243 डी आरक्षण करता था पंचायतों में, और 243 टी करता है आरक्षण कहाँ पे? आपका नगर पालिकाओं में। अगला 243 यू नगर पालिकाओं का कार्यकाल, इनका भी कितना होगा? 5 वर्ष होगा, इसकी बात हो। 243 डब्ल्यू है यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब डब्ल्यू मतलब भी क्या होता है? वर्क, और वहां पे क्या था? जी, गुड जॉब। तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, दायित्व या जो विषय होता है वो 243 डब्ल्यू के तहत मिले हुए हैं 18 विषय। आगे आ जाते हैं 243 वाई वित्त आयोग, वहां पे क्या था? 243 आई था, तो आई और यहाँ पे वाई वित्त आयोग। इसमें कंफ्यूज मत होना, अलग अलग जो बनाए जाते हैं, वित्त आयोग एक ही है, लेकिन उसमें भी प्रावधान किया गया कि उनके लिए काम करेगा, इसमें भी प्रावधान किया गया। 243 जेडी महानगरीय योजना समिति की बात की गई, ये मेन है। महानगरीय योजना समिति क्या है? महानगर के लिए पूरी योजना बनाती है। 243 एक्स नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्ति। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, जितनी समितियां थी, जो जो चीजें हो सकती हैं, मैंने सब कुछ करा। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा? पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।